नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला के 40वें और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पहले क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, अगर आपको यूपीएसआई का एग्जाम देना है या आपके मित्र, छोटे भाई, बड़े भाई, रिलेटिव्स जो भी हैं, अगर दरोगा का एग्जाम, यूपी दारोगा का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन तक भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अपना क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम लोग लगभग 25 से 30 क्लास में भारतीय संविधान को पूरा सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जैसे गर्व सीरीज में अपना पढ़ते थे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को लेंगे, बट उसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे साथियों। क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, लेकिन जब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग कवर करेंगे तो हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। दूसरी बात साथियों, कि रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग को अपने जीवन में 25 से 30 साल के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज वनडे के एग्जाम के, उन सबको जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये जब बेसिक कंप्लीट हो जाए ना आपका, तब जाकर के आप प्रामाणिक पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करिए। तो हम लोग डेली ऐसे ही 25 क्वेश्चन भारतीय संविधान में लेकर के आएंगे। थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करते हैं साथियों। भारतीय संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होता है, सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो कुछ शब्द होता है, आप उस शब्द को देखिएगा पहले। राजनीति शब्द होता है एक, राजनीति। और एक होता है राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। और एक शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। क्या तीनों शब्द एक ही है? क्या तीनों शब्द एक ही नहीं है? तो हमको कंपटीशन में कौन सा शब्द पढ़ना है, क्या हमको पढ़ना रहता है? तो देखिएगा, सबसे पहले ये है राजनीति, पॉलिटिक्स। जो राजनेता कहते हैं वो पॉलिटिक्स है, राजनीति है। जब इसी राजनीति को विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाता है, शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता है, कुछ विद्वानों का जो थॉट होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो वो राजनीति शास्त्र हो जाता है। जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम अगर आप देंगे हिस्ट्री से और सिविक्स से, तो वहां पर आपको ये पढ़ना होगा। हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट या पीजी में अगर आपने राजनीति शास्त्र पढ़ा है तो आपको ये थॉट पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे वनडे का एग्जाम हो चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, वहां पर सिलेबस में ये है, भारतीय संविधान और हमारे भारत की राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान मतलब कि हमारे संविधान का, हमारे भारत के संविधान का संपूर्ण अध्ययन। उसके बाद जो हमारे भारत का संविधान अप्लाई होता है, यानी हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी हमारा सिलेबस रहता है। ये हमारा सिलेबस रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। राज्य व्यवस्था नहीं है, भारतीय राज्य व्यवस्था है और भारतीय संविधान है। हमारे कंपटीशन के एग्जाम में अमेरिका, चीन, फ्रांस का संविधान नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। अपने दोस्तों और साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था? साथियों ये क्वेश्चन है, टॉपिक भारतीय संविधान का पहला टॉपिक है, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारे भारत का संविधान का इतिहास या संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास। इस टॉपिक का प्रश्न है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं, हमारे भारत का संविधान जो बना है तो उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, क्या इतिहास में अतीत में हमने देखा है, सबक लिया है, उससे हम अपने संविधान को बनाए हैं। तो ये पहला टॉपिक हो जाता है। और दूसरा टॉपिक जो होता है वो संविधान निर्माण होता है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान का निर्माण किसने किया है, और हमारा संविधान किस, संविधान सभा का बैठक कब से शुरू हुआ और संविधान सभा का बैठक कब संपन्न होता है, भारतीय संविधान सभा के बारे में दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं। तीसरे टॉपिक से हम आ जाते हैं संविधान में साथियों। इस संविधान के अंतर्गत हम अपने 22 भाग को पढ़ेंगे, 395 अनुच्छेद को पढ़ेंगे और वर्तमान 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे। और जो भी संविधान में संशोधन हुआ है, वर्तमान संविधान संशोधन 106, 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वहां तक पढ़ेंगे। तब जाकर के हमारा ये भारतीय संविधान पूरा होगा। उसके बाद चौथा टॉपिक हमारा रहेगा राज्य व्यवस्था। इस राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ा जाता है, तो राज्य व्यवस्था में जो भी संविधान के अंतर्गत दी गई व्यवस्थाएं होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में क्या प्रावधान किया गया, क्या व्यवस्था किया गया, राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति का क्या शक्ति होता है, राष्ट्रपति का क्या अधिकार होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। यानी कि राज्य व्यवस्था में हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, संसद के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं हैं
उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। फिर राज्य का संविधान, राज्यों का संविधान पढ़ते हैं, केंद्र के संविधान को पढ़ते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, तब जाके हमारा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पूरा होता है। तो उम्मीद आप रखिए कि पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट एकदम कवर करेंगे। इस पहले प्रश्न को हम देखते हैं साथियों। पहले प्रश्न को, इसका उत्तर हमारा क्या होगा? पहले प्रश्न का उत्तर होगा पहला ही कानून। पहला ही कानून का मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उत्तर हमारा ये होगा। देखिएगा साथियों, अंग्रेजों ने जब 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने जब 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध से बंगाल के क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया, तो उन्होंने 1765 ईस्वी में एक द्वैध शासन की शुरुआत की। द्वैध शासन की शुरुआत की 1765 ईस्वी में। इस द्वैध शासन को शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत की। बाद में इसको 1773 में वारेन हेस्टिंग्स इस द्वैध शासन को समाप्त करता है। वारेन हेस्टिंग्स द्वैध शासन को समाप्त करता है और इसी सन में 1773 में एक एक्ट आता है, इसी का नाम है साथियों रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के समय में पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में। उस समय जो वारेन हेस्टिंग्स था वो साथियों, वो बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर था। इसी बंगाल के गवर्नर के पद को बढ़ा करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो इस प्रकार वारेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होता है। इस एक्ट में और प्रावधान किया गया था। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 ईस्वी में होता है, इसी एक्ट के तहत होता है, जिसमें जिसमें मुख्य न्यायाधीश था साथियों सर एलिजा एम्पे। एलिजा सर एलिजा एम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, हाइड हाइड चैम्बरलिन हाइड चैम्बरलिन और लिमेस्टाइन। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक सर एलिजा एम्पे इसका सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। इसके अलावा साथियों रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का भी गठन किया जाता है। 4 कार्यकारी परिषद का गठन किस एक्ट में किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया। ये पहले एक्ट के बारे में हो गया साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? उत्तर हमारा हो जाएगा ए, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में व्यापार के बाद राजनीतिक एकाधिकार करके रखी थी, उसका एकाधिकार खत्म किया गया व्यापारिक। लेकिन असम के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ चांदी के बुलियन का व्यापार, इसको छोड़ करके संपूर्ण एकाधिकार इनका मोनोपोली समाप्त किया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा। क्या था थोड़ा सा समझिएगा। जैसे जब 31 दिसंबर 1599 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, तो उस कंपनी का उद्देश्य था भारत में जाकर के व्यापार करना, व्यापारिक लाभ कमाना। व्यापारिक लाभ के लिए ये भारत आते हैं, व्यापार में लाभ बहुत ज्यादा इनको होता है। और एक प्रॉब्लम ये भारत में देखते हैं, राजनीतिक समस्या, राजनीतिक एकीकरण और राजनीतिक एकता की समस्या। इस समस्या का वो लोग फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, हमारे भारतीय राजा नवाबों को आपस में लड़ा करके। और 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध और ऐसे तमाम छोटे छोटे युद्धों से हमारे भारत पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और उसके बाद से जो है यह समय समय पर ये सब कानून लाते हैं अंग्रेज। लेकिन सारा कंट्रोल जो होता था वो ब्रिटिश संसद से होता था, पार्लियामेंट से होता था, जो कानून होता था। तो ब्रिटिश संसद ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को सिर्फ एकाधिकार दे रखा था कि आप व्यापार करो। लेकिन जैसे जैसे इन लोग का जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में डिमांड उठने लगता है, मांग उठने लगता है कि हम लोग भी जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यापार करने। और भी व्यापारी कंपनियां वहां मांग उठाती, आंदोलन करती है।
तो वही ब्रिटिश संसद कहती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और भी लोग जाए, सब लोग जाए भारत में व्यापार करें, मतलब भारत का आर्थिक शोषण करें। यह फरमान इसने जारी किया कब? 1813 में। चार्टर एक्ट क्या होता है? चार्टर एक्ट मतलब साथियों आज्ञा पत्र, हिंदी में इसको आज्ञा पत्र कहते हैं। जब ये एकाधिकार समाप्त हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अभी हमने असम में चाय के साथ व्यापार का इन्वेस्टमेंट निवेश कर रखा है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, और चीन के साथ चांदी के बुलियन का व्यापार भी हमने कर रखा है जो अभी उसका भुगतान नहीं हुआ। तो कृपया दो चीजों को छोड़ करके एकाधिकार समाप्त करिए, ये दो चीजों में हमारा एकाधिकार अभी भी रहेगा। तो इस नाते चाय, असम के साथ चाय और चीन के साथ चांदी के बुलियन का व्यापार का एकाधिकार छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया जाता है। लेकिन साथियों आगे जब देखते हैं 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। यानी अगर पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार कब समाप्त होता है तो 1833 के चार्टर एक्ट में, और अगर पहली बार कब एकाधिकार समाप्त होता है तो इसमें, और असम और चीन ये शब्द अगर आ जाएगा तब भी आप उत्तर करेंगे 1813। साथियों यहाँ पर कुछ और आपको एक्ट बताते हैं। जैसे हमने पहला एक्ट किया, पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें हमने 3 पॉइंट कवर कर लिया है। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट में हुआ? तो 1784 में। इसका काम था नियंत्रण करना। क्यों हुआ था? इसका काम क्या था, क्यों हुआ था? तो देखिएगा, जब ना कंपनी आई थी तो कंपनी का उद्देश्य खाली व्यापार करना था, तो उसके लिए एक संगठन था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये आए थे व्यापार करने, और व्यापार हो रहा था लेकिन इनको मिल गया राजनीतिक नियंत्रण। तो राजनीतिक नियंत्रण और व्यापार दोनों काम एक साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पा रहे थे। इस नाते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी प्रशासनिक कार्य था, यानी कि शासन करने का कार्य या नियंत्रण करने का कार्य, उसके लिए अलग एक संगठन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया जाता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल था, यह व्यापारिक हेड का काम करता था, व्यापारिक मुखिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संगठन। और जो राजनीतिक नियंत्रण और जो कंट्रोल करने वाली संस्था थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये अस्तित्व में कब आती है? 1784 के एक्ट में। इसके बाद देखेंगे साथियों, इसके बाद अगर देखेंगे 1784 के बाद तो 1813 में चार्टर एक्ट आता है, जिसका क्वेश्चन हम लोग इसमें किए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और इसमें क्या प्रावधान था? 1813 में ही भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और शिक्षा का प्रसार करने का छूट दिया गया था, जिसमें चार्ल्स ग्रांट और विल्बर फोर्स, नाम लिखते हैं, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स ग्रांट और बिल्बर फोर्स, चार्ल्स ग्रांट और बिल्बर फोर्स नामक दो ईसाई मिशनरी थे। ये लोग 20 साल से आंदोलन चला रहे थे कि भारत और पूर्वी देश में हम जाएंगे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे। तो 1813 में ही पहली बार इनको परमिशन मिलता है, भारत जाइए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए। और साथियों और एक बात, इसी में पहली बार 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। 1 लाख रुपए शिक्षा और शिक्षा से संबंधित जो विद्वान है उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। उसी 1 लाख रुपए को खर्च करने से रिलेटेड विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसको कहते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद जाकर के 1835 में मैकाले मिनट जब आता है तब समाधान होता है। मैकाले मिनट क्या था साथियों? 1833 में जब ये 1833 में चार्टर एक्ट आता है तो उस समय भारत का जो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसने इंग्लैंड से, लंदन से अंग्रेजी के विद्वान लॉर्ड मैकाले को बुलाया, और जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था 1 लाख रुपए के लिए शिक्षा पर खर्च करने के लिए, उसका समाधान करा के लॉर्ड मैकाले से मैकाले मिनट डिक्लेयर कराता है, जिसमें पहली बार ये कहा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा और यूरोपीय शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा पर ये धनराशि खर्च की जाएगी और भारतीयों को यूरोपीय पैटर्न पर, मॉडर्न पैटर्न पर एजुकेशन दिया जाएगा। प्राच्य जो समर्थक थे साथियों, वो चाहते थे कि हमारे प्राचीन जो सभ्यता है, प्राचीन संस्कृति है, यानी कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, इसमें एजुकेशन पर पैसा खर्च हो। और बाकी जो पाश्चात्य समर्थक थे वो चाहते थे कि अंग्रेजी और रोमन और लैटिन और ग्रीक इन सब भाषाओं में पैसा ये खर्च किया जाए। इसी को लेकर के प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था। 1 लाख रुपए की धनराशि 1813 में। समाधान किया 1835 लॉर्ड मैकाले ने, जिसे कहा जाता है मैकाले मिनट या मैकाले का विवरण पत्र। यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की।
इसके बाद अगर हम देखेंगे 1813 के बाद साथियों, तो 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें जिसमें 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके पद को समाप्त करके उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। पहली बार भारत का गवर्नर जनरल शब्द कब आता है? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, और इसी ने ही लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी के विद्वान को बुला करके मैकाले मिनट डिक्लेयर किया था। इसके अलावा अगर हम देखें आगे के क्वेश्चन में, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया था? तो वो था साथियों 1833 का चार्टर एक्ट। इसी 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार प्रावधान किया गया, जब भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, कि कुछ प्रशासन में हिस्सेदारी भारतवासियों को भी दिया जाए। और प्रशासन में हिस्सेदारी का मतलब कि वो परीक्षा पास करके आए, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में पास करें। ऐसा पहली बार ये संभव बनाने के लिए कोशिश किया गया था। 1833 में हुआ नहीं था, और ये जा करके आगे हम जब पढ़ते हैं 1850 के बाद साथियों, हमारे देश के प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। यही सब जो प्रयास हुआ, उसी से हमारे भारत के प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर जी बन के आते हैं। और आगे भी बहुत सारे युवा हमारे भारतीय, जैसे सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, इन लोगों ने भी प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आईसीएस की परीक्षा सफल की थी, प्राप्त सफलतापूर्वक पास की थी। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? उत्तर होगा ब से बजट पर बहस और ब से 92। ये हमारा ट्रिक है याद करने का, आपको भी कुछ अच्छे से याद हो जाए वो ट्रिक हिंट बना लीजिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम 1892 में बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय विधान परिषद को प्रदान की गई थी। पांचवा प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बनाई गई? उत्तर बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में हमारे भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या थी? इसमें देखिएगा साथियों, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, यानी कि हमारे देश में धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर बांटने की शुरुआत कर दी गई। ये वही वर्ष है साथियों, देखिए 1909, ये फूट डालो और राज करो की नीति वाला वर्ष शुरू होता है। इसी से 3 साल पहले 1906 में मिंटो, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था, इसी के प्रयासों से भारत में पहला सांप्रदायिक पार्टी मुस्लिम लीग का निर्माण होता है। साथियों उस समय मार्ले जो था भारत सचिव था, और लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल था। इन लोगों ने क्या किया, फूट डालो राज करो की नीति के तहत ये कहा कि अगर कहीं पर मुस्लिम अगर उम्मीदवार है, तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देगा, यानी मुस्लिम मतदाता ही सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देगा। तो भले ही कम संख्या में अगर मुस्लिम मतदाता है, तो एक उम्मीदवार निश्चित तौर पर मुस्लिम जीत जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ था कि हमारे भारत को धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर बांटने का कोशिश किया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और यही नहीं, आगे जब हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, उसमें साथियों, उसमें यूरोपियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, महिलाओं को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र में रखा गया। इसके बाद आगे जब बढ़ा जाता है, तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। इसमें उसने दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र में रखने की बात की, और इसने कहा कि दलित को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रकार से बांटने का काम अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के कानून में किया जा रहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? विकल्प के अनुसार हमारा उत्तर होगा किस वर्ष स्थापित? तो 1937। 1937 में हमारे देश में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के एक्ट से 1937 में होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष, संघीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष मोरिस ग्लेवर थे। मोरिस ग्लेवर। मोरिस ग्लेवर दिल्ली में जो संघीय न्यायालय स्थापित हुई, उसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में संघीय न्यायालय किस एक्ट से आया? 1935 के एक्ट से। भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष आया, स्थापित हुआ? तो 1937 में। प्रथम अध्यक्ष मोरिस ग्लेवर थे। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक है हमारे भारत में, वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब अस्तित्व में आया, तो 28 जनवरी
28 जनवरी 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, 28 जनवरी को। सातवां प्रश्न पूछा गया है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? उत्तर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ही बात है। अंग्रेजों के जमाने का सबसे बड़ा कानून 1935 का कानून। अंग्रेजों के जमाने में 1935 का जो कानून था, उसी में केंद्र में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, पहली बार द्वैध शासन बंगाल में शुरू होता है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 में शुरू होता है, रॉबर्ट क्लाइव शुरू करता है, याद होगा आपको, और 1773 में इसे वॉरेन हेस्टिंग्स समाप्त करता है। तो लगाता है रॉबर्ट क्लाइव, समाप्त करता है ये। लेकिन यहाँ पर जो द्वैध शासन था वो ये था कि जो भी बंगाल का नवाब होगा, या अलग भी जो नवाब है, अगल बगल के अवध के नवाब, ये लोगों को इन लोगों को निजामत का अधिकार दिया जाएगा। निजामत का अधिकार दिया जाएगा मतलब इनको ड्यूटी दिया जाएगा, इनको कर्तव्य दिया जाएगा। और जो गवर्नर है इसको इसको दीवानी का अधिकार दिया जाएगा। दीवानी का अधिकार मतलब इनको राइट दिया जाएगा। ये था बंगाल का द्वैध शासन। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैध शासन लगाया था, उसमें कहा था कि जो अंग्रेज अधिकारी है, गवर्नर है, उनके पास अधिकार रहेगा, दीवानी का अधिकार रहेगा, यानी कि लगान वसूलना, भू राजस्व वसूलना, कानून बनाने का अधिकार उनके पास रहेगा। और जो भारतीय राजा महाराजा नवाब है, उनके पास निजामत का अधिकार रहेगा। निजामत का अधिकार ये था कि ड्यूटी, खाली कर्तव्य, उनको पहुंचाना है गवर्नर जनरल के पास जो भी भू राजस्व वसूला गया है, यानी इनके पास कर्तव्य मात्र रह जाता है, इनको अधिकार मिल जाता है। ये था 1765 का गवर्नर जनरल, जो गवर्नर था बंगाल का, गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, इसने शुरू किया बंगाल का द्वैध शासन। ये व्यवस्था इसमें था, जिसको 1773 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो द्वैध शासन है, ये द्वैध शासन का मतलब ये हुआ कि दो तरह से व्यवस्थाओं को बांट दिया जाता है, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित जो मुद्दे थे उस पर गवर्नर जनरल कानून बनाता था, और हस्तांतरित जो था वो कार्यकारिणी को ट्रांसफर कर दिया जाता था, विधानमंडल को ट्रांसफर कर दिया जाता था। आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल कानून बनाता था। तो आरक्षित और जो हस्तांतरित विषय था वो था यहाँ का द्वैध शासन। तो केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ 1935 से। कुछ बातें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ की। 1919 1919 में एक्ट आता है। इस एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू होता है। प्रांतों में द्वैध शासन शुरू होता है। प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू होता है? 1919 में। और यही जब केंद्र में पूछा जाए केंद्र में द्वैध शासन कब शुरू होता है, तो 1935 के एक्ट में जो उत्तर था। इसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है साथियों, द्वैध शासन से मिलता जुलता द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था ये हमारे भारत में अंग्रेजों के समय में कब आई? द्विसदनी व्यवस्था हमारे भारत में, द्विसदनी व्यवस्था भी, इसमें भी साथियों द्विसदनी व्यवस्था भी केंद्र और राज्य में अलग अलग है। राज्य में यानी कि प्रांत में द्विसदनी व्यवस्था 1935 में आती है, और केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था 1919 के अधिनियम से आ जाती है। देखिएगा, 1919 का जो एक्ट था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन, और 1919 में केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की जाती है। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू होता है और राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था आ जाती है। जब 1935 में राज्यों यानी कि प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था आ जाती है, तो उसी समय 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है। प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है, यानी कि छूट दिया जाता है। प्रांतों को स्वायत्तता या छूट कब दिया गया? 1935 के एक्ट से। और 2 साल बाद 1937 में प्रांतों में चुनाव होता है। प्रांतीय चुनाव भारत में पहली बार कब हुआ? 1937 में। किस एक्ट में? 1935 के एक्ट में। कब? तो जब प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता देने का मतलब ये हुआ कि प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था था 1919, ये समाप्त होता है। यानी अगर पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ, तो 1919, और प्रांतों में द्वैध शासन कब समाप्त हुआ? 1935 में। और प्रांतों को द्वैध शासन समाप्त करके स्वायत्तता कब दी गई? तो 1935 में। स्वायत्तता देकर के चुनाव कब कराया गया? तो 1935 के एक्ट से 1937 में। ये सब इतनी बातें थी, याद रखिएगा। यहाँ डी विकल्प में लिखा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1945, ये 1947 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन की संसद में 1947 में आया था और पारित हुआ था। 8वां प्रश्न देखिएगा साथियों,
भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनी बनाई गई। देखिए जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, जो इतिहास हम लोगों ने पढ़ा, वहीं से क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा दिया है। भारतीय विधान पालिका कहा जा रहा है, तो इसका मतलब केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था कब आई थी? विधान पालिका पहली बार द्विसदनी कब बनी, यानी केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था कब आती है? तो हमने पढ़ा कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 और केंद्र में द्विसदनी प्रणाली 1919। जब प्रांतों में द्वैध शासन लगता है तो केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था आती है, यानी 1919 हमारा उत्तर होगा। ऐसे ही कोरिलेट करा के आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? अवशेष या अवशिष्ट शक्तियां, जो छूटी हुई या बची हुई शक्तियां हैं, वो दी गई गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल के पास अवशिष्ट शक्तियां रहेंगी। अच्छा, अगर वर्तमान में पूछा जाए हमारे भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, तो केंद्र सरकार के पास। जैसे हमारे भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में अगर कोई विषय वस्तु नहीं आता है, नवीनतम विभाग, मंत्रालय या विषय वस्तु आता है, तो उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? तो केंद्र के पास रहती है, याद रखिएगा। और इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल। 1935 के एक्ट द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर ए, स्वराज पार्टी। 1934 में स्वराज पार्टी, पार्टी के बारे में पूछा जाए तो स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। यहाँ पे सब जो है पार्टी से ही संबंधित क्वेश्चन है। लेकिन अगर व्यक्ति पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तब हमारा उत्तर हो जाएगा एम एन राय। कम्युनिस्ट नेता, साम्यवादी नेता एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले इन्होंने संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि हमारे भारत का संविधान बनेगा, उस संविधान का निर्माण संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा किया जाएगा, ऐसा सुझाव किस व्यक्ति ने दिया था? एम एन राय ने दिया था। उत्तर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए किस पार्टी ने सबसे पहले दिया, तो उत्तर आप करेंगे स्वराज पार्टी 1934। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? उत्तर 10 लाख की जनसंख्या। 10 लाख की जनसंख्या जो थी उसमें एक उम्मीदवार एक संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता था। उत्तर हमारा होगा बी। देखिएगा साथियों, उत्तर भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिटेल देखिएगा। जैसे हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे देश का संविधान है, इस संविधान का निर्माण किसने किया? हमारे संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने। हमारे संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने। इस संविधान सभा का निर्माण किसने किया? इस संविधान सभा का निर्माण किसने किया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश, कैबिनेट मिशन की सिफारिश से संविधान सभा बनता है और संविधान सभा ने संविधान बनाया था। इस संविधान सभा का जुलाई 1946 में चुनाव होता है। जुलाई 1946 में चुनाव होता है कि चुनाव होगा। और कैसे चुनाव होता है तो देखिएगा साथियों, इसमें कहा गया कि संविधान सभा में 389 सदस्य रहेंगे, ऐसा सुनिश्चित किया गया। 389 सदस्य रहेंगे। इनमें से इन सदस्यों में से साथियों 292 ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से चुन करके आएंगे, और 4 प्रेसिडेंसी से चुन करके आएंगे। 4 प्रेसिडेंसी से, और 4 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? दिल्ली, दिल्ली, अजमेर, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। यानी कि ये 4 प्रेसिडेंसी हो गया, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इस 4 प्रेसिडेंसी से चुन के आने थे, यानी टोटल चुन करके आने थे 296, 296 सदस्य चुन करके आने थे, और शेष बचे साथियों 93 सदस्य यह देशी रियासतों से मनोनीत होकर के आने थे। कितनी जनसंख्या पे ये सदस्य लोग आएंगे? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आएगा। तो थोड़ा हम कैलकुलेट करके देखते हैं 389 हो रहे कि नहीं। 6 3 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 हासिले 389।
तो संविधान सभा में 389 सदस्य सुनिश्चित किए गए थे, उसमें से देशीय सदस्य कितने आने थे? 93। और प्रेसिडेंसीज कितने? 4। और ब्रिटिश प्रांत से कितने? तो 292। ब्रिटिश प्रांत मतलब अंग्रेजों के जमाने में साथियों हमारे भारत में 11 प्रांत था, जो 1935 के एक्ट में कहा गया प्रांतीय स्वायत्तता दी जाएगी। 1937 में प्रांतों में जो चुनाव हुआ था, वो 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, वही ब्रिटिश प्रांत, जैसे संयुक्त प्रांत था, बरार था, मध्य प्रांत था, बंगाल प्रांत था, और उत्तर पश्चिम प्रांत था, मद्रास प्रांत था साथियों। तो वैसे वही ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य संविधान सभा में आने थे। 13वां प्रश्न देखिएगा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? उत्तर विलियम वुड। विलियम वुड ये जो साथियों कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी तीनों ये सदस्य थे। ये तीनों सदस्य थे। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सदस्य तीनों थे, ये ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे ये तीनों, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग। तो कैबिनेट मिशन के बारे में याद रखेंगे कि 1946 में ये भारत आता है, मार्च 1946, और इसी की सिफारिशों के बाद भारत में संविधान सभा का गठन होता है, और वही संविधान सभा हमारे देश में संविधान निर्माण करती है। यहाँ साथियों जो स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम लिखा है, ये भी एक बार मार्च 1942 में इसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय स्टैफोर्ड क्रिप्स आता है। एक सदस्यीय समिति मार्च 1942 में कौन सी आती है? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भी वही काम करने आए थे। क्रिप्स मिशन साथियों, क्रिप्स मिशन, यह क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन का पूर्ववर्ती है। 2 अक्षर ढाई अक्षर का क्रिप्स मिशन, ये मार्च 1942 में आता है, अध्यक्षता स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये भी भारत में संविधान सभा के विचार को देने के लिए आया था, लेकिन ये असफल हो गया था, अकेले आया था। तो फिर 3 लोग मिलकर के आते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था, कैबिनेट मिशन बड़ा नाम, 4 अक्षर का नाम, 3 लोग इसमें आते हैं, सफल भी हो जाता है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के बाद हमारे भारत में संविधान सभा का गठन हो जाता है। यहाँ एक और विकल्प दिया है, विलियम वुड। विलियम वुड कौन था साथियों? याद करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच या घोषणा पत्र, जिसकी वजह से आज हमारे घर की बहन बेटियां जो पढ़ाई कर रही हैं, उसका श्रेय इसी को जाता है। 1854 ईस्वी में एक अंग्रेज था विलियम वुड, इसने एक डिस्पैच जारी किया, वुड्स डिस्पैच, अंग्रेज अधिकारी था। इसी से साथियों हमारे भारत में लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। लोक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, जगह जगह जो है नॉर्मल स्कूल खोले गए और महिला शिक्षा दी गई। पहली बार हमारे भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत कब की गई? यानी लड़कियां भी शिक्षा लेंगी 1854 में, वुड्स घोषणा पत्र, वुड्स डिस्पैच में। इसी नाते इसको साथियों कहा जाता है हमारे भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा। हमारे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? वुड्स डिस्पैच को कहते हैं। क्यों कहते हैं? इतना सारा इसने सुधार जो कर दिया, पहली बार महिला शिक्षा वुड्स डिस्पैच के तहत ही आती है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। देखिएगा उत्तर सी है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद का उपसभापति थे। देखिएगा 1946 की बात हो रही है, 47 के बाद नहीं। 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, यानी कि जाते जाते अंग्रेजों ने 1947 से पहले, 1 साल पहले भी एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था। उसमें जो सभापति था, सभापति वो गवर्नर जनरल था, और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1946 निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका का उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और सभापति अगर पूछा जाता तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। 16वां प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कहां से नामित किया गया था, चुना गया था? विकल्प दिया गया है, तो उत्तर हमारा होगा, इस विकल्प के अनुसार हमारा सी उत्तर होगा साथियों, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ब्रिटिश संसद से नामित किया गया था, गलत बात है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, गलत बात है। भारतीय संविधान सभा जो थी संविधान बनाने के लिए, वो भारत के 11 प्रांतों से जो चुन करके आए थे वो भी थे, और 93 देशीय रियासतों के भी सदस्य थे। लेकिन विकल्प में हमारे देशी रियासत नहीं दिया है, सुटेबल हमारा सी विकल्प है। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था, ये भी गलत है। यही हमारा उत्तर है इस बहुविकल्पी प्रश्नों के अनुसार। बाकी डिटेल आप जानते ही हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे?
उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा साथियों जब अस्तित्व में आ गई, चुनाव संपन्न हो गया, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक होती है। कब? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। इस दिन साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के सबसे सीनियर थे, सबसे वरिष्ठ थे, इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। किस देश के तर्ज पर? तो फ्रांस देश के तर्ज पर सबसे सीनियर को अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता, जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, 9 दिसंबर 1946 को। फिर बाद में साथियों 11 दिसंबर 1946 को चुनाव के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अगर अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद भी कुछ डेट आप याद रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आगे जाकर के अगले महीने 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। और यही जो है पारित होकर उद्देश्य प्रस्ताव हमारे भारत के संविधान का उद्देशिका बन जाता है। उद्देशिका बन जाता है या प्रस्तावना बन जाता है या आमुख बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है। इसके अलावा एक और डेट 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति का गठन होता है। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय होता है। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक पूछा जा रहा है, इसका मतलब 9 दिसंबर 1946 को, तो उत्तर हमारा बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा साहब भी बिहार से थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से थे साथियों। 18 का बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई? उत्तर विकल्प में आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान की पहली बैठक, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? उत्तर क्या करेंगे आप? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस डेट को? तो आपने बताया तीसरा, जो यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होता है संविधान सभा का, वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वही जाकर के प्रस्तावना बन जाता है। प्रस्तावना का प्रस्ताव था, कच्चा मसौदा था। जब पारित होता है, कब पारित होता है? 22 जनवरी 1947 को, अगले महीने, तब उसको प्रस्तावना या आमुख या संविधान का उद्देशिका कहा जाता है। इसी को साथियों प्रस्तावना को ही हमारे देश के विद्वानों ने संविधान की आत्मा या संविधान का कुंजी या संविधान का दर्शन कहा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उन्होंने संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है, जो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखिएगा, 21वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? उत्तर 12 अधिवेशन हुए थे। 12 अधिवेशन हुआ। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगता है। और 12 बार इसमें बैठक होता है, अधिवेशन होता है। अच्छा, 12 बार होता है। अंतिम अधिवेशन कब होता है? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 12वां जो अधिवेशन होता है, ये किस लिए होता है साथियों? 11 अधिवेशन में संविधान का निर्माण पूरा हो जाता है। 11 अधिवेशन में संविधान पूर्ण हो जाता है। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी को होता है। इस पर जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने हस्ताक्षर किया। संविधान सभा के सदस्यों ने कब हस्ताक्षर किया संविधान पर? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हस्ताक्षर किया। कौवा अधिवेशन वो था? वो 12वां अधिवेशन था। और यही वह दिन था साथियों, राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। यही वो दिन था साथियों, जिस दिन हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए। और उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू हो जाता है। और 26 जनवरी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो जाता है संविधान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। उत्तर 24 जनवरी आप कर लेंगे। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। क्यों होती है?
तो संविधान सभा के सदस्यों को हस्ताक्षर करने के लिए साथियों। 23वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? उत्तर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उत्तर हमारा होगा ए 23 ए। और कितने अधिवेशन लगे? तो 12 अधिवेशन लगे। अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी को हुआ था 1950 में। 24वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर बी एन राव। सी हमारा उत्तर हो जाएगा बी एन राव। इनका नाम याद रखिएगा साथियों। एक तो थे विद्वान भीमराव अंबेडकर, दूसरे विद्वान बी एन राव। दोनों लोग में कोई तुलना नहीं रहती, दोनों अनुपम है, अतुलनीय है। बी एन राव का फुल फॉर्म बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव इनका फुल फॉर्म है। ये साथियों भारतीय संविधान सभा में हमारे संविधान सलाहकार थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। बाद में साथियों ये 1952 में अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट है, जो इंटरनेशनल कोर्ट जो नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले पहले व्यक्ति बी एन राव थे। 1952 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले हमारे पहले भारतीय बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव थे। और वही साथियों हमारे भारत के संवैधानिक सलाहकार भी थे। और बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब में जो प्रारूप समिति हमारी हमारी प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जो संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, उसके प्रमुख थे भीमराव अम्बेडकर। अगर पूछा जाए किसने संविधान को लिखा था अपने हाथ से, तो कैलीग्राफी जो की थी, कैलीग्राफी यानी कि जिन्होंने अपने हैंड राइटिंग में संविधान को लिखा था, उनका नाम था साथियों प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी प्रेम बिहारी रायजादा साहब ने अपने हैंड राइटिंग में हमारे भारतीय संविधान को लिखा है। और हमारे भारतीय संविधान पर कलाकृति किसने की है? तो नंदलाल बोस। कलाकृति किसने की है? नंदलाल बोस। अगर पूछा जाए कितना इन्होंने पारिश्रमिक लिया इस कार्य को करने के लिए, तो उत्तर करिएगा कोई पारिश्रमिक इन लोगों ने नहीं लिया। इन्होंने कहा कि हम उसके बदले हर पेज पर चाहते हैं कि हमारा दस्तखत हो, हस्ताक्षर हो। तो भारतीय संविधान का जो पांडुलिपि है, ओरिजिनल संविधान है, उस पर आपको प्रेम बिहारी रायजादा साहब के हर पेज पर हस्ताक्षर मिल जाएंगे। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? उत्तर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था पूछा जा रहा है, लागू हुआ था नहीं पूछा जा रहा है। और कंफ्यूजन वाला डेट है, देखकर उत्तर ध्यान पूर्वक करिएगा साथियों। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगर पूछा जाता पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब आप उत्तर ए करते। ये क्वेश्चन साथियों रिपीटेड है, उम्मीद है जब ये पूछा गया होगा ना, तो 90% लोग जल्दीबाजी में गलती कर दिए होंगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तब 26 जनवरी 1950, और तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। तैयार भी हो गया और 15 अनुच्छेदों को उस दिन लागू भी कर दिया गया। हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत कर लिया गया, एक्ट बना लिया गया और 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। लेकिन रोक दिया गया 2 माह। ये 2 माह बाद जब 26 जनवरी 1950 का दिन आएगा, और ये 26 जनवरी जिस दिन हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। 1930 के बाद लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था, उसमें कहा गया था कि हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तब से लेके 1947 तक हम लोगों ने 26 जनवरी को हर साल अपने देश का स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस सांकेतिक रूप से मनाया, लेकिन असल में हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को। तो ये जो 26 जनवरी का दिन जो भूल रहे थे हम, उसी को यादगार बनाने के लिए हमारे विद्वानों ने सोचा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार तो हो गया है, हम चाहें तो आज इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य दिन बन के रह जाएगा। हम चाहते हैं जो 20 साल से जिस दिन हम स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे सांकेतिक रूप से, उसी को यादगार बनाया जाए। तो इस नाते 2 महीने रोक करके 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाता है। संविधान कुछ लागू होता है 15 अनुच्छेद 26 नवंबर को। संविधान तैयार कब हो जाता है? पूर्ण रूप से 26 नवंबर को, लेकिन संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। तो उम्मीद है पहला संविधान का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर हाइप नहीं किए हैं तो हाइप कर दीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों, छोटे भाई और खास तौर पे जो यूपीएसआई दरोगा की तैयारी करने वाले आपके मित्र हैं, उन तक शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, सपोर्ट करिए, ताकि बेहतर से बेहतर और कम समय में जल्दी से सिलेबस कवर करके आपके लिए हम वीडियो लाएं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए,
नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।